नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है व्यूअर स्टूडियो पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हैं डॉक्टर साहिल गाबा। डॉक्टर गाबा स्कॉटलैंड से एक लंबी फेलोशिप के बाद फरीदाबाद में हैं, अमृता हॉस्पिटल में होते हैं, रोबोटिक सर्जरी यहाँ लगातार कर रहे हैं। उनके साथ आज चर्चा करेंगे रोबोटिक्स पर कि कैसे रोबोटिक सर्जरी थोड़ी बेहतर होती चली जा रही है, जीवन को आसान कर रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो स्वागत है स्टूडियो में आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब अभी हम लोग बात करते हैं तो लगातार ये बात होती है कि जो एडवांस स्टेज की जो सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी होगी। कैसे होती है रोबोटिक सर्जरी और इसके फायदे क्या हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। तो पहले तो ये जो हम बात करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी ये आई थिंक एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जी। ये एक्चुअली पुरानी टेक्नोलॉजी है, 1980s में स्टार्ट होना यूज हुई उस टाइम पे। बट हमारी एआई की नॉलेज, कंप्यूटर्स की नॉलेज और जो टूल्स की नॉलेज इतनी नहीं थी कि वो सस्टेन कर पाए। तो कुछ साल चल के कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली बढ़ गए थे तो बंद हो गई। फिर और कुछ चीज़ों पर रिसर्च होने लगी। अब 2015-16 के टाइम पे फिर दोबारा रिसर्च हुई, जो पुरानी गलतियां थी उन्हें करेक्ट किया गया और तब एक्चुअली इसका एरा शुरू हुआ जो मॉडर्न रोबोटिक सर्जरी का एरा है। तो उनमें से कुछ गलतियां, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हाईलाइट करूं क्योंकि वो मार्केट में बहुत उठाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स में आता है फुली ऑटोमेटिक रोबोट्स। आई एम श्योर आपने पक्का देखा होगा। डॉक्टर साहब मैं मतलब अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस शहर में अभी कोई 6 महीने साल पहले पोस्टर लगे और उन पोस्टरों में बाकायदा रोबोट बना रखा था और रोबोट बना के दिखा रखा था। लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया कि पता नहीं रोबोट वो कोई मशीन आती है, वो चल के आती है और वो आके वहाँ लोगों का ऑपरेशन कर देती है, उसके घुटने बदल देती है। इस तरह का मतलब हॉस्पिटल की ओर से जारी किए गए बिल्कुल विज्ञापन थे। सो बोलना नहीं चाहिए बट ये एक्चुअली ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। सो फुली ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी थी जो 80s में आके चली गई और वो प्रूव हो गया था बियॉन्ड डाउट कि उससे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, जज में कोई फर्क नहीं है। फुली ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? सर्जन पीछे खड़ा है, मशीन अपने आप फील्ड में आती है, घुटना खुला पड़ा है, वो कटिंग करती है बेस्ड ऑन जो भी प्लान था, बट सर्जन के हाथ यहाँ है, राइट? अब सुनने में ही आपको थोड़ा डेंजरस, अब बीइंग अ सर्जन मुझे अगर ऐसा कोई बोले तो मुझे वो डेंजरस लगा क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल खत्म हो गया, राइट? सर्जरी में सर्जन के पास हमेशा एट एवरी स्टेप कंट्रोल हाथ में होना बहुत जरूरी है ताकि कॉम्प्लिकेशन मिनिमाइज हो, करेक्ट? तो वो टेक्नोलॉजी गई। अब जब वो टेक्नोलॉजी रीइंट्रोड्यूस हुई तो अलग अलग टाइप के रोबोट्स मार्केट में आए। अगेन जैसे गाड़ी के मॉडल मल्टीपल होते हैं, ऐसे रोबोट के भी मल्टीपल मॉडल आते हैं। अब जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रही है, जिनके प्रूवन रिजल्ट्स हैं, वो पार्शियली एक्टिव टेक्नोलॉजी। सो फुली ऑटोमेटिक एंड पार्शियली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक मतलब आप पीछे खड़े हो, रोबोट काम कर रहा है। पार्शियली ऑटोमेटिक मतलब कि आपके हाथ में मशीन है, उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे सेट हैं जिसमें रोबोट अपने लिमिट में काम करेगा और कुछ लिमिट के बाहर वो काम वो नहीं करेगा, राइट? ताकि आपके पास वो कंट्रोल हो कि जहां आपको उसको रोकना है आप उसे रोक पाओ, जहां आपको उसको रीसेट करना है आप रीसेट कर पाओ। इसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कम होने शुरू हुए और इसी वजह से जो रोबोटिक्स के एक्चुअल बेनिफिट्स है वो निकलने शुरू हुए, राइट? सो आपकी टेक्नोलॉजी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है, ब्रेन आदमी का काम कर रहा होता है और मशीन अपना काम कर रही है। एग्जैक्टली। तो हम जो कहते हैं ना कि रोबोट हमारे जॉब छीन लेगा, अभी तो नहीं छीन पाएगा, है ना? तो अभी हमारे हाथ में वो कंट्रोल है, उसी की वजह से एक्यूरेसी को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और उसी की वजह से वो रिजल्ट्स आते हैं। और जो भी रोबोट की कटिंग है बोन की, या जिस एंगल, जिस डिग्री, जिस मिलीमीटर्स पे है, वो सारा डेटा सर्जन से ही आ रहा है। जो सर्जन इनपुट करेगा वही मशीन काम करेगी, राइट? सो पहली बात तो रोबोट सर्जरी नहीं करता, हम रोबोट की गाइडेंस से सर्जरी करते हैं। तो दोनों चीजों में फर्क है। मतलब मशीन ही है जिस मशीन को सर्जन नियंत्रित कर रहे होते हैं और वो बेस्ट रिजल्ट दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सो आदमी का हाथ कभी कांप सकता है लेकिन मशीन कांपेगा नहीं। एग्जैक्टली, नहीं कांपेगा। तो आपको अगर बोन ऐसे काटनी है तो आपको जो रोबोट है वो इसी प्लेन में चलेगा। तो उसकी जो सॉ है या जो टूल है वो ऐसे भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, वो नीचे भी नहीं होगा। बट आपके अगर हाथ में वो टूल है, अगर 2 डिग्री ऐसे या ऐसे हुआ आपको नहीं मालूम पड़ेगा, बट बिलीव मी वो 2 या 3 डिग्री ही नेक्स्ट 20 इयर्स के आउटकम पे फर्क डाल सकता है। 2 या 3 डिग्री ही फर्क डाल सकता है। तो इसलिए
रोबोटिक सर्जरी की ओर लगातार लोग जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितना महंगा है? अगर अमृता हॉस्पिटल जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ की बात करें तो वहाँ कितना महंगा है? अगर मैनुअल कराएं और रोबोटिक कराएं तो इसमें क्या डिफरेंस डॉक्टर साहब? तो पूरी कॉस्ट मैंने जाता है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। तो एक जोड़ की, जैसे हम हिप और नी करते हैं रोबोटिक्स से, अभी एक जोड़ की सर्जरी में दोनों में डिफरेंस 45,000 का है, जो मेरे ओपिनियन में काफी कम है। ये जो डिफरेंस है ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स में 50,000, 1 लाख, 2 लाख टाइप तक की रेंज में जाता है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे है। बट 45,000 में अब क्यों डिफरेंस है? पहला, आपको रोबोटिक्स के लिए एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल्स या एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं जो सिंगल यूज होते हैं। कुछ पिन्स आते हैं, कुछ एरेज आते हैं, कुछ ड्रेप्स आते हैं काफी महंगे। तो आई थिंक 20-25 हजार का तो इसमें वो सिंगल यूज सामान्य यूज हो जाता है। सेकंड, इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन, आप जानते हैं मशीन महंगी है, मशीन का खर्चा है, मेंटेनेंस है, एग्जैक्टली। फिर उसके अलावा रिसर्च पे भी तो खर्चा हुआ ही होगा मशीन। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो प्रीवियस R&D हुई है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हुई है। तो अगर वो कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है ये, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन साइंटिफिक लिटरेचर के साथ लॉन्च करती है, तो वो थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसिव होगा ही। और मेरे ओपिनियन में जो वो एक्स्ट्रा 45,000 है वो एक्चुअल गेन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप समझ लें कि अगर घुटने में कोई गड़बड़ हो जाए और तो वो 45,000 रुपये में तो दुरुस्त नहीं हो सकती। मतलब वो आई मीन हाँ, वो मतलब पूरी तरह जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई करता है, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। नहीं जिस तरह की सुविधाएं वो दे रहा है करेक्ट, उसके हिसाब से ये पैसा ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। जैसे आम सर्जरी में जितना समय लगता है, रोबोटिक में क्या उतना लगता है या उससे ज़्यादा लगता है? सो अब अगर बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड सिंपल नी रिप्लेसमेंट हो जिसमें नी में बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी, आपने देखा होगा कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो 10 साल से सर्जरी कर रहे हैं उनकी टांग ऐसे टेढ़ी होकर चलते हैं, तो वो सर्जरी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उस सर्जरी में मैनुअल के मुकाबले 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगते हैं। वाई? क्योंकि आप जो अपनी आंखों से करते हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहे हैं। उस बैलेंसिंग में और डिसाइड करने में आपको कितनी बोन कहाँ से काटनी है 5-10 मिनट का कंप्यूटर पे वर्क होता है, तो डेफिनेटली टाइम उसमें ऐड होता है। सिंपल सर्जरीज में जो हम रोज सपोज करो आप 100 सर्जरीज करते हैं तो उसमें से 80-85 जनरली सिंपल स्टेज पे होती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसमें फर्क तब पड़ता है अगर आप अपनी लर्निंग कर्व में, आप कोई भी सर्जरी दुनिया में मेडिसिन में कोई भी सर्जरी सीखते हो तो उसका लर्निंग कर्व होता है। अब रोबोटिक्स का भी लर्निंग कर्व है, कहीं 20-25 सर्जरीज हैं, कुछ लोग कहते हैं 100 सर्जरीज के आसपास है, तो उतना लर्निंग कर्व जो आपका निकल जाता है तो आप टाइम न्यूट्रल बन जाते हैं। टाइम न्यूट्रल मतलब आप उतने ही टाइम में वो करते हैं जितने में आप मैनुअल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एआई का भी कोई इस्तेमाल हो रहा है इसमें? इस सारी ऊपर से जो आप सबसे टॉप पे अगर देखोगे एआई ही है, ये एआई की सारी शाखाएं हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो ये समझ पा रही है कि मुझे घुटने से एक्चुअल में रिजल्ट में चाहिए क्या, और उसको रिजल्ट में फिर ट्रांसलेट कर रही है। एआई द्वारा ही सब ड्रिवन है। एआई के नीचे एक शाखा आती है कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, उसके नीचे फिर शाखाएं आती हैं रोबोटिक, नेविगेशन और एक्सेलरोमीटर, बड़ी सारी आती हैं। तो आज की डेट में जो सबसे सक्सेसफुल है, जिसमें ज्यादा रिसर्च हो रही है, वो रोबोटिक्स है, और जो ऊपर बैठा है, जो ब्रैकेट है जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है, वो एआई ही है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद कि लगातार जो रिसर्च बढ़ रही है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके माध्यम से लगातार लोग अपने जीवन को और सुखी बना रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये जो घुटने बदलने की बात होती है, अभी पीछे बड़ा चलन चला कि वो सोने के घुटने हैं, वो चांदी के घुटने हैं, क्या है डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा इसको ना पॉलिटिकली आंसर करता हूँ, क्योंकि किसी कंपनी या किसी के अगेंस्ट ना जाके, तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि आपके नॉर्मल इम्प्लांट पे एक पतली सी माइक्रोन्स की लेयर की परत लगा देते हैं, और उसके बिहाइंड थ्योरी क्या है जो आपको बताई जाती है। थ्योरी ये बोलते हैं कि उसकी लॉन्जिविटी, मतलब कितने साल चलेगा, वो बढ़ जाता है। तो इट इज नॉट ट्रू, ये लिटरेचर में प्रूव हो चुका है। इसका एक्चुअल थ्योरी जो जब ये पहले बनाया गया था, ये वाला नहीं, आप जो कह रहे हैं ये वाला नहीं, बट इस सेम कॉन्सेप्ट पे जो बनाया गया था वो मेटालिक एलर्जी के लिए बनाया गया था। सो आपने देखा कुछ पेशेंट्स अगर बाली पहनते हैं, आगे बोलते हैं सर बाली पहनते तो यहाँ फुफुले हो जाते हैं, हाँ, कान में पक जाते हैं, सो निकल एक एलिमेंट है जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स में हल्की मात्रा में होता है, उससे लोगों को एलर्जी होती है। तो निकल एलर्जी को कम करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए वो इम्प्लांट बना था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी
हमारे ओनली देश इन द वर्ल्ड जिसमें ये चीज ऐसे मार्केट करते हैं कि वो लाइफ बढ़ जाती है, तो दैट इज नॉट ट्रू। और दूसरी बात, पहली पहली बात ये मेटल एलर्जी वाली। मेटल एलर्जी खुद ही मतलब सोने चांदी के कोई कोई विषय नहीं है सर। मैं आपको एक सिंपल लाइन में बोलूंगा, ये सब स्कैम है। जो अगर आपको सच में देखना है कि कौन सा घुटना कितना सक्सेसफुल रहा है, तो आप खुद भी कर सकते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रीज हैं ऑनलाइन, ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्री है, यूनाइटेड किंगडम की रजिस्ट्री है, उसके अंदर प्रीवियस 25 30 40 साल में जो कंपनी का जिस नाम का घुटना यूज होता है उसका बकायदा डेटा है, जो बहुत ही अच्छा और रिलायबल डेटा है। हमारे देश में वो रजिस्ट्री अभी नहीं है, बट शायद धीरे धीरे बनेगी। तो आप ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्री या यूके की रजिस्ट्री या न्यूजीलैंड रजिस्ट्री में जाओ, उसमें आपको बाकायदा उसके नाम मिल जाएंगे और आपको उसका 10 ईयर का डेटा, 20 ईयर का डेटा, 30 ईयर का डेटा कहाँ यूज होता है। तो अभी तो हिंदुस्तान में इतने समय बीता ही नहीं ना लोगों को, ताकि लोग बता सकें कि 10 साल मैंने ये इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा, या 10 साल में कोई समस्याएं आई। सर इंडिया में ये सर्जरी तो 1987-88 से हो रही है जी, और द वॉल्यूम अब आई वुड से पिछले 10 साल में बढ़ा है। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज नहीं है जैसे इन कंट्रीज में है। तो वहाँ डेटा कलेक्शन बहुत ईजी है और डेटा कलेक्शन ना उनके सिस्टम में ही इनबिल्ट है। वो इंडिया में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में भी इनबिल्ट नहीं है, बट आई एम श्योर उसकी तरफ बहुत अच्छा काम हो रहा है, डेटा कलेक्शन बढ़ रहा है, रिसर्च हमारे देश में बढ़ रही है। तो आई थिंक कमिंग फ्यू इयर्स में हमारे यहाँ पे रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी। बट अभी के लिए अगर आप पूछो तो आप उनका डेटा मान सकते हो कि उनके अंदर आपको पिछले 30 साल का डेटा मिल जाएगा। 30 साल का डेटा मिल जाएगा और उसी से पता चलता है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं कैसे हैं, और उसके अंदर आप जो नहीं कह रहे तो उसका नाम नहीं है, सोने चांदी वाले नहीं है वहाँ। डॉक्टर साहब, रोबोटिक से कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं जो पैदा हो जाती हैं? तो बहुत ही प्यारा सवाल पूछा। सो जो मैनुअल सर्जरी से होती हैं वो सब रोबोटिक्स से भी हो सकती हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि रोबोटिक्स एग्जैक्टली द सेम सर्जरी जो अलग तरीके से करी जा रही है, राइट। अब इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस ऐड भी होती हैं जो आपको शायद नहीं मिलेगी न्यूज़ में, कोई बताएगा नहीं। तो एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन जो इसमें ऐड होती है वो है फ्रैक्चर बोन का। रोबोटिक्स में आपको 2 पिन्स ऊपर थाई बोन में और 2 पिन्स नीचे लेग बोन में फिक्स करनी होती हैं, जिसके थ्रू डेटा एक्वायर होता है ड्यूरिंग सर्जरी। अब अगर वो पिन आप प्रॉपर टेक्निक से ना डालो या गलत जगह डाल दो, या पेशेंट की बोन बहुत ही वीक है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो वो एरिया जहां से वो पिन बाद में निकलेगा वो स्ट्रेस राइजर की तरह एक्ट करता है। अगर पेशेंट का हल्का सा भी पैर मुड़ा तो वो फोर्स उस पिन साइड के थ्रू जाके बोन को फ्रैक्चर कर देगी। तो 15-20 केसेस में एक फ्रैक्चर हो सकता है अगर टेक्निक फॉलो ना हो अच्छे से। और ये आते हैं पेशेंट्स कहीं और कराए हुए जिनको फ्रैक्चर होता है, फिर वो ट्रीट होते हैं। इसको कम करने का तरीका क्या है? आप अपनी ट्रेनिंग में इसको प्रॉपर्ली सीखो, टेक्निक प्रॉपर हो और इंस्ट्रूमेंट्स ठीक हो, तो आप इसका जो सर्जन साहिल गावा जी जैसा होना चाहिए, तो नहीं होता है सब। ये चीज मैं अपने मुंह से क्यों बोलूंगा? नहीं, हम तो कह सकते हैं ना कि मतलब ट्रेनिंग प्रॉपर हो, इन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो आमतौर पर इन सब जो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब इसके बारे में सॉरी मैंने रोक लिया। नहीं, आप तो मैं आपको एक इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बता देता हूँ। सारी गाड़ी बराबर नहीं होती, सारे ड्राइवर भी बराबर नहीं होते। तो पहले गाड़ी की बात कर लेते हैं। एक तो हमने फुली ऑटोमेटिक ड्राइवर अच्छा ले रखा है हमने। हाँ ड्राइवर, हाँ चलो आपकी बात ड्राइवर अच्छा ले रखा है हमने जी। एक तो फुली ऑटोमेटिक वर्सेस पार्शियली ऑटोमेटिक जी। पार्शियली ऑटोमेटिक में भी अपने 3-4 टाइप के रोबोट्स हमारे देश में आते हैं, तो इन वर्ल्ड में आते हैं। तो उसमें कुछ ज्यादातर ऐसे हैं जो सिर्फ नी की सर्जरी करते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा है जिसके अंदर आपके सारे एलिमेंट्स हैं, नी रिप्लेसमेंट भी है, उसके अंदर टोटल पार्शियल दोनों है और हिप रिप्लेसमेंट भी है। और वो एग्जैक्ट सेम रोबोट हमारे यहाँ अमृता में है, और उसी रोबोट की मेरे को ट्रेनिंग यूके में जहाँ मैंने अपनी फेलोशिप करी थी रोबोटिक्स की, वहाँ से मिली है। सो उसमें पहला बेनिफिट तो यही हो गया कि वो हर टाइप का रिप्लेसमेंट कर पाए, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। उसकी अभी रिसर्च शोल्डर रिप्लेसमेंट में भी चल रही है और यूएस में ट्रायल भी स्टार्ट हो गए। तो आई थिंक हमारे इंडिया में भी 2-3 साल में वो लॉन्च हो जाएगा, उसी सेम मशीन से आप शोल्डर रिप्लेसमेंट भी कर पाओगे। एंकल पे भी रिसर्च चल रही है। तो पहला तो ये फायदा हो गया। सेकंड फायदा ये हुआ कि ट्रैक रिकॉर्ड। अब आप कुछ भी चीज मार्केट में उतारते हो तो आप सबसे पहले ये पूछते हो क्या डेटा है सब आपके पास, लिटरेचर क्या है, पुरानी स्टडीज क्या है, ट्रायल्स क्या है।
तो दिस इज द ओनली रोबोट जिसका मैक्सिमम डेटा साइंटिफिक आर्टिकल्स के अंदर है। अगर आप 100 स्टडीज उठाओगे बड़े इंस्टीट्यूट से दुनिया के, एनएचएस हो गया यूके का या हार्वर्ड हो गया, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से, उनमें मैक्सिमम ये मेको रोबोट ही यूज किया गया है। अच्छा, मेको रोबोट, एग्जैक्टली। एंड थर्डली एक चीज होती है, काफी महंगी मशीन है डॉक्टर। ये एक्सपेंसिव है सर, ये स्पेसिफिक्स मुझे बहुत एग्जैक्ट में नहीं पता, बट कुछ टाइम पहले तक 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास की थी। अब थोड़ी कम हुई है जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, यूज बढ़ी है, बट अभी प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो उससे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीच में कोविड में सप्लाई चेन के इश्यूज के कारण थोड़ा रेट हाई था, बट आई थिंक अब थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। एंड एक और तीसरा जो बेनिफिट है इसका, एक चीज होती है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स, अब जो लोग एआई करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उनको पता होगा हैप्टिक मतलब एक वर्चुअल बाउंड्री। तो लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा के बाहर कोई कदम रखना चाहे नहीं रख पाएगा, चाहे आप उसको पीछे से धक्का क्यों ना दें। हैप्टिक्स का मतलब है कंप्यूटर मुझे स्क्रीन पर दिखाएगा कि ये हरी बाउंड्री के बियॉन्ड मैं तुमको नहीं काटने दूंगा बोन। उसकी वजह से आप जब नी के अंदर जाके बोन को कट करते हो अपने डिजायर्ड प्लान के अकॉर्डिंगली, तो उस ग्रीन बाउंड्री के आगे अगर मैं धक्का भी दूंगा या मैं सू भी जाऊंगा करते करते, वो नहीं काटेगा। तो उसकी वजह से जो टिश्यूज कटते हैं वो कम कटते हैं। मैनुअल में आपके वो ग्रीन बाउंड्री आपको कहीं नहीं दिख रही, ना आपके हाथ में वो स्टॉक दिमाग में ही होता है। एग्जैक्टली। तो कुछ ना करते करते भी 2-3-4 मिलीमीटर आगे तो आपका टूल जाता ही है। अब वो भी कोई सीवियर इंजरी नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ तो टिश्यू जरूर कटता होगा। तो वो कम कटने से एक तो आपकी पीस ऑफ माइंड ज्यादा ड्यूरिंग सर्जरी कि मैं कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं रोबोट पे देख लिया मैं कहां काट रहा हूं। सेकेंड, वो टिश्यू कम कटने की वजह से पोस्ट सर्जरी जो आपको पेन होना था, स्वेलिंग होनी थी, तो डिस्कम्फर्ट होना था, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, रिड्यूस हो गया। इसीलिए थ्योरी यही है, इसीलिए पेशेंट्स की रिकवरी बेटर आती है, इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए रिजल्ट्स बेटर आते हैं। एक और चीज है, अब इसमें जिस तरीके से इस चीज को मार्केट किया जाता है ना, वो एक्चुअली टोटली गलत है। आपको बेनिफिट जो बताए जाते हैं वो बोलते हैं छोटा चीरा, कम मसल कट, लेस ब्लड लॉस, ये तीनों ही गलत है। छोटा चीरा नहीं है, सेम एग्जैक्ट चीरा है जो स्टैंडर्ड मैनुअल रिप्लेसमेंट में होता है। इनफैक्ट अगर आप रोबोटिक्स छोटे चीरे से करना चाहोगे तो टेक्निकली और डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। आपको प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए, तो छोटा चीरा नहीं है पहली बात। लेस ब्लड लॉस नहीं है, सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। लाइक आई सेड, एग्जैक्टली सेम सर्जरी, आपने वही हिस्सा खोला हुआ है, वही बोन पे कट्स लग रहे हैं, वही आपकी सर्जिकल टेक्निक है, तो ब्लड लॉस में कोई खास फर्क नहीं है। थर्ड जो मैंने बोला था, मसल कट। सो मसल कट जो है वो रोबोटिक्स से लिंक नहीं है। अंदर लिगामेंट्स जो कटते हैं वो रोबोटिक्स से लिंक है। मसल कट तो आप जो सर्जरी के लिए काटोगे वो कटेगा ही, क्योंकि आप घुटने पे जाना भी है, अंदर जाना है तो मसल से होके ही जाना है। एग्जैक्टली। अब आप कितना काटते हो वो उसके अलग सर्जिकल टेक्निक्स हैं। आप किसी भी टेक्निक से मैनुअल या रोबोटिक दोनों कर सकते हो, तो वो रोबोटिक का बेनिफिट नहीं हुआ। तो रोबोटिक के एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो, एक तो बता दिया, टिश्यू कम कटना, एक बैलेंसिंग बेटर होना। देखिए आपके दोनों तरफ लिगामेंट्स होते हैं, एक इधर एक इधर, बड़े बड़े, वो कितना टाइट और कितना लूज छोड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत टाइट छोड़ा आपको बहुत कड़क लगेगा, आपको स्टिफ लगेगा, आप बेंड करोगे आपको पेन होगा। अगर आपने बहुत लूज छोड़ दिया तो आपको चलते हुए, कई लोग कहते हैं कट कट की आवाज आती है, वो ज्यादा आएगी, आपको लचक महसूस होगी। अब आपकी इस चीज की बैलेंसिंग जो आप मैनुअली अंदाजे से करते हो, ये रोबोटिक्स में वैल्यूज के साथ होती है, आपको डेटा मिलता है इसका बकाया, और वो डेटा को आप अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ऑल्टर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल पेशेंट है जिसके टिश्यूज लैक्स हैं, कई लोग आप देखते हैं, कई लोगों के जोड़ थोड़े से टाइट होते हैं, कईयों के लैक्स होते हैं, बाय बर्थ ही होते हैं, सबके अपने अपने जॉइंट्स की इलास्टिसिटी होती है। अगर आपको पहले ही पता है कि ये पेशेंट को टाइट जोड़ पसंद नहीं आएगा, तो मैं ऑलरेडी कंप्यूटर में उसको 0.51 या 1.5 मिलीमीटर का लूजनेस छोड़ूंगा, उसका मुझे डेटा मिलेगा। अगर मुझे उस लिगामेंट को टाइट रखना है तो मैं उसको 0 या -0.5 को उसकी वैल्यू छोड़ूंगा, ताकि वो लिगामेंट थोड़ा सा टाइट रहे। तो ये जो एक्यूरेसी है ना, ये रोबोटिक्स से आती है। इसी से बाद में आपके घुटने की फील आती है कि पेशेंट को 6 महीने 1 साल बाद घुटना फील कैसा होता है। तो ये चीज रोबोटिक्स में है, ही मैनुअल में नहीं। और बदलवाने के कितने साल तक चल जाते हैं? तो सर उसमें रोबोटिक्स और मैनुअल में अभी की डेट में कुछ खास फर्क नहीं है, क्योंकि उसका इतना इनफ डेटा नहीं है। 10 ईयर तक का डेटा ऑलमोस्ट कलेक्ट हो चुका है, पब्लिश हो जाएगा कुछ साल में। तो आप जहां तक लॉन्जिविटी या कितना देर चलते हैं उसकी बात कर रहे हो, वो मेरे ओपिनियन में ज्यादा डिपेंड करता है आपकी सर्जिकल टेक्निक पे और इम्प्लांट कौन सा यूज किया है।
अभी तक डेटा नहीं है जो ये बताए कि रोबोटिक्स से और लंबा चलता है, बट जो इसके पीछे थ्योरी है, जो इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं, आई एम वेरी श्योर कि इसमें वो साल बढ़ने ही वाले हैं। अभी तक के लिए डेटा माने तो बराबर चलते हैं, बट आप अगले 20 साल में जरूर ऐसा डेटा देखोगे कि वो 20 ज्यादा चलते हैं। अभी के लिए जो इसकी मेन बेनिफिट्स हैं वो लंबा चलने वाले नहीं, आउटकम बेस्ड है। अगर 100 में से 10% पेशेंट्स को सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, वो 10% को हम कम करना चाहते हैं, ताकि वो 10% ना रह के वो 1-2% ही रहते हैं जिनको सर्जरी के बाद कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। सक्सेस रेट सर्जरी का बढ़ जाए, तो सक्सेस रेट हाई होना और लॉन्जेविटी हाई होना दो अलग अलग चीजें हैं। अब वैसे कितना % सक्सेस रेट है डॉक्टर साहब, ये बदलवाने के बाद कितने %? तो अगेन डेटा बहुत वेरिएबल है। एज अ होल मैं आपको बोलूंगा 90% के आसपास है, कुछ डेटा में 85% भी कहता है, कुछ में 95% से भी ऊपर है। अब इसके बहुत रीजंस है, आप हर देश में जाओगे अलग टेक्निक्स हैं, अलग प्रोटोकॉल्स हैं रिहैब के और अलग इम्प्लांट्स हैं, उससे फर्क होता है। बट अगर आप मोटा मोटा राउंड फिगर पूछो, आई थिंक 90% से ऊपर सक्सेस रेट इजीली इस सर्जरी का है। इसमें पेशेंट फैक्टर्स भी हैं, ये चीज लोगों को नहीं समझ आती। सिर्फ सर्जन और इम्प्लांट, अब 3 चीजें, एक मेरा कैसा काम है, एक पेशेंट की अपने टिश्यूज और बोन क्वालिटी कैसी है, और एक सर्जरी के बाद उसने रिहैब कैसे किया, ये सारे एलिमेंट्स फिट होते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स अच्छे हों तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। अगर पेशेंट की बोन वीक है या उसके मसल्स बहुत वीक हैं, सर्जरी 5 साल 10 साल डिले करेगी और मसल्स को बिल्डअप होने में 1 साल 2 साल लग गया, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द सर्जरी, वो मरीज के अपने मरीज के एग्जैक्टली, तो मरीज के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, अपनी समस्याएं हैं और उनकी वजह से वहाँ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूंगा, बट हाँ डेफिनेटली आप जैसा आउटकम सोचते हो या जैसा आप देखते हो शायद वैसा ना मिले। वही डॉक्टर साहब, आमतौर पर आदमी कभी नेक ऑपरेशन कराने के लिए जाता है, किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए तब जाता है जब उस आदमी को वहाँ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उसको घुटनों से दिक्कत होनी शुरू हुई और वो बदलवाने के बाद भी अगर दिक्कत बरकरार है तो वो शायद नहीं बदल पाता। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 90 से 95% तक, 85 से 95 ब्रैकेट मान लेते हैं, तक 85 से 95% तक लोगों को उसमें रिलीफ मिल जाता है। और ये रिलीफ कितने समय के लिए मिलता है, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल, कितने समय के लिए? तो ये अब 20 से 25 साल तक का रिलीफ, या आप मानो घुटना चल जाता है, इसकी जो परसेंटेज 20 से 25 साल में मोर देन 95% विल बी वेल। कुछ परसेंट हर 10 साल में उस 100 में से कुछ पेशेंट्स फेल होते जाते हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो अगर आप सोचो कि 10 साल की बात करें तो 98-99% बिल्कुल सही होंगे। तो आमतौर पर कितनी एज में बदला जाता है घुटना, कितने खराब कितने एज में होने तो सर मैंने 18 साल से लेकर 90 साल तक देखा। सो एज इज नॉट द फैक्टर, फैक्टर इज कि पेशेंट को सच में वो बीमारी है जिसमें सर्जरी चाहिए, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है या नहीं है, और तीसरा पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। अगर ये सब कुछ फिट होता है तो सर्जरी सक्सेसफुल है। कोई उम्र नहीं है कि इतनी उम्र में ही करवाना पड़ेगा, हाँ जब खराब हो जाए जब बदलवा सकते हैं। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।